हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के साथ। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हुआ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में। हम देखेंगे कैसे एक व्यापारिक कंपनी शासक बनती है, भारत पर राज करती है, और 1947 तक, आज़ादी तक सारी घटनाओं को हम लोग कवर करेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और उसके बीच में 1885 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, या फिर आंग्ल मराठा युद्ध हो, आंग्ल मैसूर युद्ध हो, या फिर 4 कर्नाटक के जो युद्ध हुए वो हों, सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और सेकेंड पार्ट में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है पहला चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। लेकिन इससे पहले अगर हम ये जान लें कि आखिर यूरोपीय भारत आए क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी उनको भारत आने की, तो मध्यकाल में भारत और यूरोप के बीच व्यापार के दो मुख्य मार्ग थे। एक था फारस की खाड़ी वाला रास्ता, दूसरा था लाल सागर वाला रास्ता। तो जो ज़्यादातर व्यापार होता था फारस की खाड़ी वाले रास्ते से होता था, क्योंकि लाल सागर वाला जो रास्ता था, लाल सागर वाले रास्ते को कोहरा होता था उसमें, और चट्टानों की वजह से काफ़ी मुश्किलें थी। यहाँ से जाने वाली वस्तु पर राज्य में टैक्स लगता था, जिसकी वजह से चीज़ें यूरोप तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगी हो जाती थी। तो ज़्यादातर जो व्यापार होता था फारस की खाड़ी वाले रास्ते से होता था। फिर एक घटना घटती है 1453 में। एक बड़ी घटना हुई जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। तो उन्होंने फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, और इस नियंत्रण ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत के साथ सीधा व्यापार करना लगभग असंभव बना दिया, जिससे उन्हें भारत तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस खोज में सबसे आगे थे पुर्तगाली। वहाँ के जो राजा थे प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर कहते हैं, इन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं के समय 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, इसने खोज शुरू की, और ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, वहाँ तक गया, वहाँ तक पहुँचा, जिसने भारत के लिए एक संभावित समुद्री मार्ग द्वार खोल दिया था। तो ये वहाँ तक पहुँचता है, भारत तक नहीं पहुँच पाता है। इसके बाद फिर कोलंबस निकलता है, तो वो पश्चिम की तरफ चला जाता है और अमेरिका पहुँच जाता है। और अंततः 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। ये केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर समुद्री रास्ते से भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इस बंदरगाह का नाम पूछा गया है, याद रखें, कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। लेकिन कालीकट में तो पहले से अरब व्यापारी मौजूद थे, तो क्या उन्होंने विरोध नहीं किया होगा इसका? तो उन्होंने विरोध किया था इसका। लेकिन जो कालीकट के राजा थे, राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, क्योंकि वास्को डी गामा उनके लिए उपहार में काफ़ी वस्तुएं ले गया था। तो राजा प्रसन्न हुए और राजा ने जमोरिन का काफ़ी अच्छा स्वागत किया और उसे मसाले ले जाने के लिए, जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति भी दे दी। तो इस व्यापार से वास्को डी गामा को लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ, जिसने अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत आने के लिए प्रेरित किया। जब अन्य यूरोपीय कंपनियों ने सुना कि वास्को डी गामा को जो मसाले वगैरह लाया है इससे 60 गुना का प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी भारत आने के लिए प्रेरित हुई। और इतना मुनाफा हुआ कि 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। पूछा जाता है वास्को डी गामा दोबारा फिर भारत कब आया? तो 1502 में आया। और इस बार जब आया तो उसने राजा से अनुमति भी ले ली, जो कालीकट के राजा थे वहाँ से अनुमति ली, और कोचीन में फैक्ट्री भी लगाई इसने। इसके बाद फिर गवर्नर का दौर शुरू होता है। 1505 ईस्वी में भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर आया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक रहता है भारत में गवर्नर के रूप में। इसने कोचीन का दुर्गीकरण किया, यानी किलेबंदी कराई, और उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो ध्यान दें, पुर्तगालियों ने पहला जो हेडक्वार्टर अपना बनाया, किसे बनाया? कोचीन को बनाया। और 1509 में उसने गुजरात, मिस्र, तुर्की के मिले जुले जहाजी बेड़े को हरा दिया, और इसने
एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, शांत जल की नीति अपनाई। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने चलाई थी, तो याद रखें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था जमीन पर किले जीतने की बजाय समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। इसके बाद फिर दूसरा गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक रहता है। ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक को हरा करके गोवा पर विजय प्राप्त की और इसे एक शक्तिशाली नौसैनिक अड्डे में बदल दिया। इसके बाद फिर अगला गवर्नर आता है नीनो डी कुन्हा। एक चीज़ याद रखें, जब आपसे पूछा जाए कि गोवा पर विजय किसने प्राप्त की, तो वो हो जाएगा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। लेकिन जब गोवा को मुख्यालय पूछा जाएगा तो वो मैं आगे बताऊंगी, वो है नीनो डी कुन्हा। ठीक है, इसके बाद नीनो डी कुन्हा आएगा और इसने क्या किया, तो नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली प्रशासन की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा पर विजय किसने प्राप्त की, तो वो था अल्बुकर्क। और जब पूछा जाएगा कि गोवा को राजधानी किसने बनाया, कोचीन से राजधानी अपनी स्थानांतरित करके गोवा किसने बनाया, तो वो नीनो डी कुन्हा हो जाएगा। 1530 में इसने यह किया था और इस कदम से गोवा को आने वाली सदियों के लिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बना दिया। इसने मद्रास के पास सैंटोम और हुगली के पास इसने बस्तियां बसाई थी, पुर्तगाली बस्तियां। और भारत में अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गए पुर्तगाली गवर्नर। इसके बाद पुर्तगालियों की कुछ देन भी हैं, भारत में पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों की देन क्या क्या है, तो पुर्तगाली जब आए तो अपने साथ कुछ नई चीज़ें भी लेकर आए भारत में, जैसे कि छपाई खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती पूछा जाता है तो पुर्तगालियों की देन है। आलू है, टमाटर, पपीता, अनानास, काजू, बादाम जैसी कई फसलें जो भारतीय जीवन का अब हिस्सा बन गई हैं, ये पुर्तगालियों की देन है। और एक चीज़ याद रखें कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। हमने देखा यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और भारत से जाने वाले ये आखिरी थे। 1498 में ये भारत आते हैं। 1961 में गोवा मुक्ति के बाद ये भारत से भगाए जाते हैं कहीं या भारत छोड़ के जाते हैं। तो आए थे सबसे पहले और गए हैं सबसे लास्ट में। इसके बाद फिर आते हैं डचों का आगमन। तो एक नई यूरोपीय शक्ति का उदय हो रहा है, डचों का भारत में आगमन। 16वीं सदी के अंत में एक नई यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ। ये हॉलैंड यानी नीदरलैंड के निवासी थे डच। और 1595 में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान भारत आता है। और फिर 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई और इन्होंने पहली फैक्ट्री पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, तो पूर्वी तट में मसूलीपट्टनम में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। और 1610 में पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री बनाई और उसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया, मुख्यालय बना लिया। बंगाल में चिंसुरा डचों का सबसे बड़ा केंद्र था और डच लोग जो थे मुख्य रूप से भारत से भारतीय कपड़े, विशेषकर सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। इनका जो अधिक ध्यान केंद्रित था वो किस पर था, तो विशेष करके सूती वस्त्रों पर इनका विशेष ध्यान था। ये लोग क्या करते थे, कपड़ों का निर्यात करते थे। यही फर्क था पुर्तगाली और डच में। पुर्तगाली क्या करते थे, वो मसालों का व्यापार करते थे और डच लोग जो थे वो इनका जो विशेषकर ध्यान था वो कपड़ों की तरफ था, वस्त्रों पर था। ये नील, सोरा, कपड़े, कच्चा चावल का ये निर्यात करते थे। इसके बाद फिर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ आते हैं। तो एक शाही फरमान और एक नई कंपनी का जन्म हुआ। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय होती है और एक चार्टर एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस शाही फरमान ने कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। इनका जो पहला जहाज है भारत कब पहुंचता है, तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचता है। इस लाइन में 3 क्वेश्चन छुपे हैं कि कब आया, तो 1608 में आता है कैप्टन हॉकिंस। किस जहाज से आता है, हेक्टर जहाज से आया। और कहाँ पहुंचता है, तो सूरत पहुंचता है। और उस समय जो मुगल बादशाह है वो जहांगीर हैं। तो जहांगीर के दरबार में ये पेश हुआ। जहांगीर ने उसकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर उसे इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया।
ये जितनी लाइनें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखें, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे। और स्थायी फैक्ट्री की अनुमति इसको नहीं मिलती है। पहले अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई और फिर 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाई, जिससे पश्चिमी भारत में उनका व्यापार अधिक मजबूत हो गया। ये जहांगीर के फरमान के बाद स्थापित हुई। जो स्थायी फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई, जहांगीर ने फरमान दिया, उसके बाद इन्होंने लगाई। इसके बाद 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भारत आता है और इसने कूटनीतिक रूप से भारत जो कंपनी के लिए पूरे मुगल साम्राज्य से व्यापार और फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक छूट और अधिकार हासिल किए। ये काफ़ी चालाक था। फिर 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला, जिसके अंतर्गत बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार की इनको छूट मिलती है। इसके बाद फिर 1639 में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और यहीं पर इन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया और जो दक्षिण भारत में उनकी शक्ति और प्रभाव का पहला प्रमुख केंद्र बना। इसके बाद 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से, जिसमें दहेज में इनको बॉम्बे मिलता है। बाद में इस शहर को मामूली किराए पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, जिससे पश्चिमी भारत के लिए इनका व्यापार करना काफ़ी आसान हो गया। इन्होंने बंदरगाह में उसको बदल दिया और राजा ने कंपनी को 1669 में दिया था किराए पर। ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इन्होंने मुंबई दे दिया था। इसके बाद फिर 1698 में कंपनी के अधिकारी, जिसका नाम था जॉब चारनॉक, इसने बंगाल में 3 गांव सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता की नींव रखी। यहीं पर फोर्ट विलियम किला बनवाया गया और जल्द ही यह शहर भारत में ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश शक्ति का कहें केंद्र बन जाता है। इसके बाद फिर 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा। इस फरमान को, इस मैग्ना कार्टा ने कंपनी को बंगाल में बिना कोई चुंगी टैक्स दिए कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी और इस अभूतपूर्व छूट ने कंपनी की आर्थिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद फिर हम अगर देखें भारत में डेनिस आते हैं तो इनका एक बहुत ही संक्षिप्त है अध्याय। डेनिस डेनमार्क के निवासी थे। डेनिस 1616 में ये भारत आते हैं। उन्होंने अपनी जो मुख्य बस्ती है बंगाल के सेरामपुर, जिसे श्री रामपुर कहते हैं, में स्थापित की। उनका ध्यान मुख्य रूप से व्यापार और मिशनरी गतिविधियों पर था। अंततः वे अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले जाते हैं। तो ये बस इतना याद रखें हम डेनिस के बारे में। इसके बाद फिर आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने। एक नया दावेदार भारत में फ्रांसीसी आगमन। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। यह एक सरकारी कंपनी थी जो सीधे फ्रांसीसी राजशाही की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थी। पूछा जाता है कौन सी कंपनी सरकारी थी, तो फ्रांसीसी कंपनी थी, वो सरकारी थी। और 1668 में फ्रैंको इस कैरो ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली थी। इसके बाद फिर 1673-74 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की और यह शहर जल्द ही भारत में फ्रांसीसी बस्ती का मुख्य केंद्र बन जाता है। फिर 1701 में पांडिचेरी को अपना ये लोग मुख्यालय बना लेते हैं। तो ये रही भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई। इनको अगर हम एक नज़र में देखें कौन सी कंपनी पहले आई है और किसने कंपनी भारत में कोठी स्थापित की, यानी कंपनी की स्थापना की। तो सबसे पहले है पुर्तगाली कंपनी की जो स्थापना वर्ष है वो 1498 में है और ये भारत में कब आए, 1498 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है। 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। 1608 में ये भारत आते हैं। और डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में कंपनी की स्थापना हुई। 1605 में ये भारत आए। डेनिस की बात करें 1616 में स्थापना हुई, 1616 में ही ये भारत आए। और फ्रांसीसी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापना हुई और 1667 में ये भारत आए। तो ये रही यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बाद अब
आगे हम देखें, आगे अगर स्टोरी बढ़ाते हैं तो आगे चल कर के जो फ्रांसीसी हैं और अंग्रेज हैं इनके बीच संघर्ष हुए, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध भारत में भाग्य का संघर्ष हुआ। यहाँ जो पुर्तगाली थे उनसे उनका क्या हुआ, तो उनसे अंग्रेजों के संबंध हो गए। ने देखा था कि राजकुमारी की शादी हुई तो उनसे ज़्यादा तनाव नहीं रहता था। और बचे डच, तो उन्हें बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके बाद डचों ने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया और भारत से ध्यान इन्होंने हटा लिया। तो एक तरह से 1740 आते आते अखाड़े में सिर्फ 2 पहलवान बचे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, और इन्हीं के तनाव को हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों कंपनियां सिर्फ बची और ये दोनों कंपनियां आपस में टकराई तो जो टकराव हुआ उनमें हुए कर्नाटक युद्ध। आप लोग सीक्वेंस से सारी चीज़ें सुनते चलें, कौन सी घटना कैसे घट रही है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो जो ये कर्नाटक का क्षेत्र था, ये कहाँ था, ये इलाका उस समय हैदराबाद के नीचे का एक सूबा था और यहाँ अपना एक नवाब होता था। सारी लड़ाई इसी इलाके में हुई। कुल 3 युद्ध हुए और हर युद्ध की अपनी एक दूसरे से कहानी जुड़ी हुई थी। तो शुरू करते हैं पहले कर्नाटक युद्ध के साथ। पहला कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 1748 तक होता है। और ये हुआ क्यों, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। पहले कर्नाटक युद्ध की जड़ें भारत में नहीं बल्कि यूरोप में थीं। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे संघर्ष की आग भारत तक पहुंच गई, जब 1746 में ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई। तो हम कह सकते हैं जो युद्ध का तात्कालिक कारण था वो क्या था, तो युद्ध की शुरुआत तब हुई जब एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी जिसका नाम था बार्नेट, उसने कुछ फ्रांसीसी व्यापारिक जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और इस घटना ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जवाबी कार्यवाही के लिए उकसाया। तो डुप्ले क्या करेगा, जवाब देगा। उसने क्या किया, मद्रास की घेराबंदी की। डुप्ले बहुत ही चालाक रणनीतिकार था। उसने बदला लेने के लिए अंग्रेजों के सबसे बड़े गढ़, जो उनका अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ था मद्रास, तो मद्रास पर हमला करके कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर, जिनका नाम था ला बोर्डोन, की नौसैनिक मदद ली और नौसैनिक मदद से अंग्रेजों के प्रमुख केंद्र मद्रास को घेर लिया। यह सुनियोजित और शक्तिशाली हमला था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शक्ति को कमजोर करना था। और मद्रास पर फ्रांसीसी विजय भी होती है, सिर्फ घेरा ही नहीं, अंग्रेज अपनी रक्षा नहीं कर सके। वे 1746 में मद्रास पर फ्रांसीसी कब्जा हो जाता है और इस जीत ने गवर्नर जनरल डुप्ले की जो प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा है उसको बढ़ा दिया। डुप्ले ने इस जीत के लिए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से भी मदद मांगी थी। जब डुप्ले को इसमें मद्रास में हमला करना था तो जो कर्नाटक के नवाब थे उस समय अनवरुद्दीन थे, उनसे मदद मांगी थी कि हम जीत के मद्रास वापस आपको दे देंगे। लेकिन वादा तो किया था, लेकिन मद्रास वापस दिया नहीं डुप्ले ने अनवरुद्दीन को। तो इससे अनवरुद्दीन नाराज हो गए। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को मद्रास खाली करने का आदेश दिया कि आप मद्रास खाली कीजिए। जब डुप्ले ने इनकार कर दिया कि हम नहीं खाली करेंगे, तो नवाब ने अपनी सेना भेजी और नवाब की सेना काफ़ी बड़ी थी, 10,000 सैनिक थे उसमें, और जो फ्रांसीसी सेना थी वो उसमें 1,000 सैनिक थे। तो जब नवाब ने सेना भेज दी तो जवाबी कार्रवाई में युद्ध होता है, जिसका नाम है सेंट टोमे का युद्ध, जो हुआ 1748 में। एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने नवाब की विशाल सेना को हरा दिया, उसको धूल चटा दी, और इस जीत ने यूरोपीय सैन्य रणनीति की श्रेष्ठता साबित कर दी। इसके बाद भारतीय राजाओं में यूरोपियन सैनिक रुकने की जो है होड़ शुरू हो जाती है कि यूरोपीय शक्ति जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, सैनिक ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको रखते हैं हम अपनी सेना में। और यह लड़ाई यूरोप की वजह से शुरू हुई थी और ख़त्म भी वहीं के समझौते से हुई। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध है किससे ख़त्म हो रहा है, तो एक्स ला सैपल की संधि से ख़त्म हो रहा है। और एक्स ला सैपल की संधि कब हुई, 1748 में। यह एक अस्थायी शांति थी। यूरोप में एक्स ला सैपल की संधि हुई और साथ में ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया। संधि की शर्तों के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो पहला युद्ध समाप्त तो हो गया, लेकिन दोनों शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई अभी बाकी थी। इसके बाद फिर होता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54 के बीच में, और ये भारतीय सियासत की शतरंज थी। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था इसकी वजह पूरी तरह से हिंदुस्तानी थी।
अब पूरी तरह से अंग्रेज और फ्रांसीसी समझ चुके थे कि वो सीधे लड़ने की बजाय भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठा सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं, और उन्हें यह मौका जल्दी ही मिल गया। ये मौका मिला हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी को लेकर के एक ही समय पर दो जगह उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ। दूसरे युद्ध का जो कारण है भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप है। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों राज्यों में उत्तराधिकार के लिए विवाद छिड़ गया। फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों ने अपने अपने हितों को साधने के लिए अलग अलग दावेदारों का समर्थन किया और भारत की धरती को एक रणनीतिक शतरंज की विसात बना दिया। हैदराबाद में निजाम आसफ जाह थे, उनकी मौत हो जाती है। उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग में जंग छिड़ जाती है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। और वहीं कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब आमने सामने हैं कि गद्दी पर कौन बैठेगा। अब क्या करेंगे, दोनों यूरोपीय कंपनियों ने अपनी अपनी टीम चुन ली। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया और कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया। वहीं अंग्रेजों ने इनके विरोधियों का साथ दिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का साथ दिया और वहीं कर्नाटक में इन्होंने अनवरुद्दीन का साथ दिया। तो अब दो टीम बन चुकी थी। एक टीम का सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी, दूसरी टीम का सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज कर रहे थे। तो इस तरीके से अंग्रेजों में इनके विरोधियों का जब साथ दिया तो अब ये लड़ाई सीधे अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी न होकर के उनके प्रॉक्सी उम्मीदवारों के बीच थी। शुरुआत में इस युद्ध में भी डुप्ले ने बाजी मार ली। फिर होता है अंबूर का युद्ध। डुप्ले की रणनीति शुरू में बेहद सफल रही। 1749 में अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसी समर्थित सेनाओं ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हरा करके मार डाला और इसके बाद चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया, जिससे दक्षिण भारत में अब फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित हो गया। अब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही जगह फ्रांसीसियों के चुने हुए लोग गद्दी पर थे। फिर कहानी में एक किरदार की एंट्री होती है जिसने पूरा पासा ही बदल दिया। एक क्लर्क से सैनिक बना नौजवान जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ से अंग्रेजों की वापसी शुरू होगी। उस समय फ्रांसीसी सेना चंदा साहब ने अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली में घेर करके रखा था, बंदी बना लिया था। सबको ये लग रहा था कि उसका भी खेल खत्म हो गया। तब क्लाइव की एंट्री होती है और क्लाइव ने एक पागलपन से भरा प्लान बनाया। उसने कहा त्रिचनापल्ली पर और सेना भेजने की बजाय हम कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला करें, क्योंकि उस समय जो शासक थे उनकी नज़र कहाँ थी, त्रिचनापल्ली पर थी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मोहम्मद अली को बंदी बना रखा था। तो क्लाइव ने दिमाग लगाया कि अब त्रिचनापल्ली की बजाय हम क्या करें, कर्नाटक की जो राजधानी है आरकाट, वहाँ पर हमला करना चाहिए, जो उस समय लगभग असुरक्षित थी। तो 1752 में क्लाइव ने 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों के साथ आरकाट पर कब्जा कर लिया। यह खबर सुनते ही चंदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा छोड़ करके हटाकर अपनी राजधानी बचाने के लिए भागना पड़ा वहां से। क्लाइव ने 53 दिनों तक आरकाट को एक विशाल सेना से घेरे रखा और आखिरकार चंदा साहब की सेना को हरा दिया अंत में। और आरकाट की इस जीत ने क्लाइव को हीरो बना दिया। उधर फ्रांसीसी सरकार इस तरह लगातार चल रहे युद्ध से, लड़ाई के खर्च से परेशान थी। उन्हें लग रहा था कि डुप्ले एक गवर्नर से ज़्यादा साम्राज्य निर्माता बन रहा है, जो कंपनी के लिए महंगा पड़ रहा था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया और डुप्ले की जगह गोदेहू को भारत भेज दिया। भारत में शांति स्थापित करने के लिए गोदेहू को भेज दिया। अब अंग्रेजों ने जो अपने समर्थक थे मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया था, जिससे अब इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो क्लाइव था उसने क्या किया था, कर्नाटक की जो राजधानी थी आरकाट, वहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ, तो यह युद्ध पांडिचेरी की संधि, ये भी एक अस्थायी संधि ही है। पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध में मिली असफलताओं के कारण फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोदेहू को भेजा। गोदेहू ने क्या किया, तो 1754 में अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि कर ली और इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने भारतीय रियासतों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन प्रतिद्वंद्विता की आग अभी भी सुलग रही थी। तो इस युद्ध का खत्म होते होते अंग्रेज कुछ दिन पहले जो हार की कगार पे थे वो अब बराबरी में आ चुके थे।
तो 2 कर्नाटक युद्ध हो चुके थे, लेकिन अगर पलड़ा देखें तो बराबर था। और ये जो संधि हुई, ये शांति भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। फिर हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध की शुरुआत भी यूरोप की थी। यूरोप की आग भारत तक पहुंची। यूरोप में 1756 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, और वहाँ युद्ध शुरू होते ही भारत की शांति भी भंग हो गई। यह संघर्ष अब केवल व्यापारिक प्रतिद्वंदिता नहीं था, बल्कि एक वैश्विक समाजवादी युद्ध का हिस्सा बन गया। 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने युद्ध को तेज करने के लिए गोदेहू की जगह काउंट डी लाली को भारत भेजा। तो लाली एक बहादुर सैनिक था, लेकिन साथ ही बहुत गुस्सैल था, जिद्दी था। उसकी अपने ही अफसरों से नहीं बनती थी। दूसरी तरफ अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की वजह से बंगाल जीत चुके थे। उनके पास पैसा है, संसाधन है, दोनों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद फिर हुआ निर्णायक युद्ध, यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसने सब कुछ तय कर दिया कि भारत में कौन राज करेगा। वांडीवास का युद्ध होता है। इसी बीच में भारत में भाग्य का फैसला होगा। ये तारीख भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के सपने का अंत करती है। 1760 में वांडीवास की लड़ाई कर्नाटक युद्ध की सबसे बड़ी निर्णायक लड़ाई साबित हुई। एक तरफ है फ्रांसीसी, दूसरी तरफ है अंग्रेज। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा है। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व है वो आयरकूट संभाले। फ्रांसीसी पराजित होते हैं। फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए, और इस हार ने भारत में फ्रांसीसी सैन्य शक्ति की कमर तोड़ दी और अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद जो फ्रांसीसी हैं संभल ही नहीं पाए। युद्ध का अंत तो 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि के साथ हो गया। जैसे सप्तवर्षीय युद्ध वहाँ समाप्त हुआ, तो भारत में भी संधि हो गई। तो जो पेरिस की संधि थी वो क्या था? युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को उनकी फैक्ट्रियां जैसे पांडिचेरी है, माहे है, ये तो वापस मिल गई, लेकिन उन पर एक महत्वपूर्ण शर्त भी लगाई गई कि वे ना तो अपनी बस्ती की किलेबंदी कर सकते हैं, ना ही वहां सेना रख सकते हैं, सिर्फ एक व्यापारी की तरह रह सकते हैं। फ्रांसीसी अब नाम के व्यापारी रह गए थे। अब क्या था? अब अंग्रेजों का रास्ता साफ था। अंग्रेजों के सामने कोई यूरोपीय चुनौती नहीं थी। कर्नाटक युद्धों ने अंग्रेजों को हिम्मत भी दी और संसाधन भी दिए, जिसकी बदौलत उन्होंने आगे 100 सालों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में अपने साम्राज्य विस्तार करने का द्वार खोल दिया। तो ये हो गया यूरोपीय कंपनियों का आगमन और कैसे सभी कंपनियों का रास्ता साफ करके अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया भारत में। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को समझने से पहले हमें समझना होगा इसकी पृष्ठभूमि। इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? तो 1707 से शुरू होती है ये कहानी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद विशाल मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसका लाभ उठाकर कई दूर के प्रांतों में, जिनमें समृद्ध बंगाल भी शामिल था, स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश सभी शामिल थे। तो एक बहुत बड़ा अमीर इलाका था जो कपड़ा कपास का एक गढ़ था, और इसी खजाने पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र थी। तभी 1717 में उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें 300 रुपये सालाना के बदले पूरे बंगाल में फ्री व्यापार की अनुमति दे दी। इस मैग्ना कार्टा ने कंपनी को बंगाल में बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के मुक्त व्यापार की अनुमति दी, जिससे कि क्या हुआ, नवाब का नुकसान हो रहा था, उसको टैक्स नहीं मिल रहा था। यही फरमान आगे चल कर के झगड़े की वजह बना, क्योंकि बंगाल के नवाबों का नुकसान हो रहा था। तो एक अब होगा क्या, एक स्वतंत्र शक्ति का जन्म हो रहा है, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, जिसका समय है 1717 से 27, को मुगलों द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उसने प्रभावी रूप से खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद के नए शहर में स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी आए, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान शासक बने। फिर इसके बेटे सरफराज खान आए, गद्दी पर बैठे। फिर 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज को युद्ध में हरा करके मार दिया और खुद अलीवर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगलों को नजराना देना बंद कर दिया और बंगाल को स्वतंत्र कर लिया। उसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों से की है। यह पूछा जाता है कि यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की थी, कि यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये किसने कहा था?
तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने यूरोपियों के संदर्भ में। अलीवर्दी खान ने 1740 से 1756 तक राज किया, लेकिन अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, तो उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को वारिस नियुक्त किया। अलीवर्दी खान के बाद उसका जो नाती है सिराज नवाब बनता है। उसने अपने ही दरबारी और रिश्तेदार जो है उसके खिलाफ थे, सिराजुद्दौला के जो अपने ही रिश्तेदार थे उसके खिलाफ थे और कुछ दरबारी भी उसके खिलाफ थे। इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने उसके शत्रुओं को शरण दी और उसकी अनुमति के बिना कलकत्ता में अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया, जिससे नवाब के साथ उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। फिर सिराज चुप नहीं बैठता है, उसने इसे अपने संप्रभुता पर हमला माना और 15 जून 1756 को अंग्रेज़ों की इस हरकत से नाराज़ होकर के 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला ने, और 20 जून को उसने फोर्ट विलियम पर कब्जा भी कर लिया, जो अंग्रेज़ों का किला था। यहीं पर काल कोठरी की घटना होती है, जिसका जिक्र एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया है। उसके अनुसार 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटी कोठरी में रखा गया, जिससे 123 की दम घुटने से मौत हो गई और इतिहासकार इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। इस घटना ने अंग्रेज़ों को बदला लेने के लिए एक शक्तिशाली कारण दिया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और नवाब के सबसे बड़े अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज की सेना को हराने के बजाय उसके जो दरबार में असंतुष्ट अधिकारी थे उनको अपनी तरफ मिला लिया, जो सिराज के खिलाफ थे। उसने नवाब के सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर, उसको लालच दिया कि बंगाल का तुम्हें अगला नवाब बना देंगे। और इसमें शामिल कौन कौन था इस षड्यंत्र में? तो मीर जाफर जो उसका सेनापति था, दीवान राय दुर्लभ, अमीर व्यापारी थे जगत सेठ, और घसीटी बेगम जो सिराज की मौसी थी। ये लोग शामिल थे इस षड्यंत्र में। फिर इस षड्यंत्र 23 जून 1757 को विश्वासघात हुआ, प्लासी का विश्वासघात। भागीरथी नदी के किनारे एक तरफ क्लाइव के कुछ सैनिक थे, दूसरी तरफ सिराज की 50,000 की फौज थी। प्लासी का युद्ध एक वास्तविक युद्ध कम और धोखा ज़्यादा था, क्योंकि युद्ध वो होता है जो लड़ा जाए। ये युद्ध लड़ा ही नहीं गया, इसलिए यह विश्वासघात था। 23 जून 1757 को जैसे ही युद्ध शुरू होता है, नवाब के सेनापति मीर जाफर ने अपनी सेना को लड़ने से रोक दिया। नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना लड़े ही अलग हो जाता है। सिराज को हार का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उसे पकड़ के मार दिया जाता है। इस धोखे के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी मिल जाती है। युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन वह सिर्फ नाम मात्र का शासक था। असली सत्ता तो क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। कंपनी ने बंगाल के खजाने को जमकर लूटा और 24 परगना जिले की दीवानी भी प्राप्त कर ली। कंपनी अब एक व्यापारिक संस्था से एक राजनीतिक संस्था बन गई और मीर जाफर 1757 से 1760 तक नवाब रहा। जब वो उनकी मांगें पूरी नहीं कर पाया तो उसको हटा दिया और 1760 में जो नया गवर्नर जनरल था वेनस्टार्ट, इसने 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने के बदले कंपनी को क्या दिया? तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी देने का वायदा किया। मीर कासिम एक योग्य शासक था। उसने क्या किया? उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की और एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया और अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित करने लगा। उसने भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त छूट दे दी, यानी कि अंग्रेज, अभी तक क्या था, अंग्रेज कर मुक्त व्यापार कर रहे थे, उसने क्या किया? भारतीयों को भी छूट दे दी और अंग्रेजों के व्यापारिक एकाधिकार को उसने इस तरह से चुनौती दी। इस कदम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चुनौती दी और अंग्रेजों को क्रोधित कर दिया, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अंग्रेजों ने इसे अवमानना माना और मीर कासिम को फिर से हटा दिया और वापस से फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया। यहीं से बक्सर के युद्ध की शुरुआत हुई। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और यह प्लासी के युद्ध की तरह धोखा नहीं था। मीर कासिम को जब हटा दिया गया और मीर कासिम का अंग्रेजों के साथ एक झड़प होती है, मीर कासिम को हटाया और उसकी अंग्रेजों के साथ एक झड़प हुई, जिसमें वह पराजित हो जाता है और भाग के अवध जाता है, अवध में शरण लेता है। अवध के नवाब हैं इस समय शुजाउद्दौला और वहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड भी मौजूद थे, तो वहाँ जाकर के शरण लेता है। फिर इन तीनों लोगों ने मिल करके एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया।
और फिर होता है एक निर्णायक युद्ध, बक्सर का युद्ध। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना का सामना 3 भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना से हुआ। 3 भारतीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो मीर कासिम है, दूसरे हैं अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है। अंग्रेजों के बेहतर सैन्य अनुशासन और रणनीति के कारण भारतीय गठबंधन की हार होती है। मीर कासिम युद्ध के मैदान से भाग गया, जबकि जो शुजाउद्दौला है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन दोनों लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? एक निर्णायक अंग्रेजों की विजय होती है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम युद्ध के क्षेत्र से भाग गया, जबकि अवध के नवाब मुगल बादशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत ने अंग्रेजों के लिए पूरे उत्तर भारत के द्वार खोल दिए। इस जीत के बाद फिर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा भारत आया और इसने इलाहाबाद की संधियां की। 2 संधियां होती हैं। पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ। इसके तहत बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का स्थायी रूप से अधिकार प्रदान कर दिया और कंपनी ने बदले में 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी और इलाहाबाद का जो कड़ा है जिला मिलता है किसको? बादशाह शाह आलम सेकंड को। फिर दूसरी संधि होती है अवध के नवाब के साथ। ये हुई 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। नवाब पर युद्ध के हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया और उसे रक्षा संधि के लिए मजबूर किया गया। इसी के साथ द्वैत शासन की शुरुआत होती है और यह व्यवस्था 1772 तक चली। फिर इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया और सीधे कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। तो द्वैत शासन का अंत और प्रत्यक्ष कंपनी राज की शुरुआत होती है 1772 में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था और बंगाल का पूरा प्रशासन सीधे कंपनी के नियंत्रण में ले लिया, जिससे बंगाल में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाती है। तो ये रहे प्लासी और बक्सर के युद्ध। इसके बाद फिर अगला चैप्टर है हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। तो 18वीं सदी में मैसूर एक स्वतंत्र राज्य था जो विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर बना था। यहाँ वाडियार वंश का शासन था। राजा थे यहाँ चिक्का कृष्णराज। हालांकि वास्तविक शक्तियों की बात करेंगे तो उनके मंत्री नंजराज के हाथों में केंद्रित थी, जिसने एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। इसी समय सेना में एक सिपाही भर्ती होता है इनकी सेना में, जिसका नाम था हैदर अली। और इसी पृष्ठभूमि में हैदर अली नाम के एक साधारण व्यक्ति ने सैनिक ने मैसूर की सेना में अपनी यात्रा शुरू की। अपने गुणों और योग्यता के कारण बहुत तेजी से वह आगे बढ़ा। 1755 में उसे डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। यहाँ उसने दूरदर्शिता दिखाते हुए फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और यही कदम उसकी सैन्य शक्ति का आधार बना। 1761 तक हैदर अली ने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया। उसने नंजराज को सत्ता से हटा दिया और खुद मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। इसके बाद उसने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया और मैसूर को एक दुर्जय शक्ति बना दिया। यहीं से अंग्रेजों और मैसूर के बीच टकराव उत्पन्न होता है और फिर होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के बढ़ते प्रभाव और अंग्रेजी विस्तारवादी नीतियों के कारण टकराव उत्पन्न होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण है कर्नाटक क्षेत्र में सीमा विवाद था, जहां दोनों शक्तियों के हित टकरा रहे थे। युद्ध की शुरुआत में अंग्रेजों ने मराठों हैदराबाद के निजाम के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। किसने? अंग्रेजों ने। लेकिन हैदर अली ने अपनी कूटनीति का उपयोग करते हुए इस गठबंधन को तोड़ दिया और जो मराठा थे और निजाम थे उनको अपनी साइड कर लिया। अपनी कूटनीति सफलता के बाद हैदर अली ने युद्ध के मैदान पर अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। उसकी सेना ने ब्रिटिश सेना को खदेड़ते हुए मद्रास की दीवारों तक पीछा किया, जो ब्रिटिश सत्ता का ही केंद्र था। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। 1769 में अंग्रेजों को मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए और अंग्रेजों ने हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देने पर सहमति दी। यह संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक हार थी। तो पहला युद्ध हैदर अली की शानदार जीत हुई। अब दूसरा युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? तो अंग्रेजों का फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार करना। अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया। उस समय जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स है और शांति लंबे समय तक नहीं चली। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
होता है जिसका समय है। कारण यही है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया। माहे जो था हैदर अली के संरक्षण में था, तो इस हमले को हैदर अली ने संप्रभुता पर चुनौती माना। तब होता है पोर्टो नोवो का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था। 1781 में पोर्टो नोवो के युद्ध में आयरकूट ने हैदर को हरा दिया और हैदर की मृत्यु हो जाती है। तो हैदर की जो मृत्यु हुई है दूसरे युद्ध में हुई है, जिससे युद्ध की गति बदल गई। लेकिन युद्ध अभी भी जारी था। जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई तो वह युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसने अपने पीछे एक शक्तिशाली साम्राज्य की अधूरी जंग छोड़ दी। फिर युद्ध की कमान उसके पुत्र जो थे टीपू सुल्तान ने संभाली। उसने बड़ी शक्ति और कौशल के साथ युद्ध जारी रखा, जिससे मैसूर की सेना का मनोबल बढ़ना रहा। लेकिन ये युद्ध कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं जब थक गईं तो अंत में मैंगलोर की संधि होती है। मैंगलोर की संधि टीपू के नेतृत्व में युद्ध 1784 तक जारी रहा। अंततः फिर संधि हुई। तो संधि की शर्तों के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। युद्ध लगभग बराबरी पर छूटा, दूसरा वाला। फिर होता है तीसरा। तो अब आते हैं तीसरे युद्ध पर जो 1790 में हुआ, और इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण करना। और त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था, तो अंग्रेजों को बहाना मिल गया। और जो गवर्नर जनरल है उस समय कॉर्नवालिस है, उसने क्या किया? तो उसने मराठाओं और निजाम के साथ मिलकर के मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान के विस्तार को रोकने और हराने के लिए एक शक्तिशाली गठबंधन का निर्माण होता है। गठबंधन के सदस्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि नेतृत्व कर रही है, मराठा साम्राज्य है और हैदराबाद के निजाम है। ये एक तरफ है और टीपू सुल्तान दूसरी तरफ है। इस विशाल संयुक्त सेना ने एक साथ मिलकर के मैसूर पर जब आक्रमण कर दिया तो इस बार टीपू की हार हुई और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। युद्ध की हार के बाद उसे मजबूर किया गया हस्ताक्षर के लिए। इसकी शर्तें क्या थीं कि उसे अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को सौंपना पड़ा। युद्ध के हार जाने के रूप में बहुत ही भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। उसमें जुर्माने की जो राशि है उसका भुगतान होने तक उसके जो 2 बेटे हैं अंग्रेजों ने उन्हें बंधक बना लिया, टीपू के 2 बेटों को। इसके बाद फिर चौथे युद्ध की वजह क्या थी? चौथा युद्ध होता है तो इसकी वजह क्या बनी? तो इसकी वजह है नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। वो अपनी सहायक संधि की नीति लाया और टीपू ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यही युद्ध का कारण बना। नई चुनौती क्या थी? नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, इसने ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि की नीति लाया। टीपू सुल्तान ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब चौथा युद्ध होता है एक नायक का पतन। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर एक निर्णायक और अंतिम हमला किया। टीपू ने व्यक्तिगत रूप से अपनी राजधानी की रक्षा का नेतृत्व किया और 4 मई 1799 को किले की दीवारों की रक्षा करते हुए वे शहीद हो गया। उसकी मृत्यु के साथ मैसूर में उनके शासन का अंत हो जाता है और राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो हमने देखा किस तरीके से पहले कर्नाटक युद्ध हुए, वहाँ पर अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फिर बंगाल के क्षेत्र में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद मैसूर में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मैसूर का जो भविष्य है ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। उन्होंने क्या किया? पुराने वाडियार वंश के एक बालक को, छोटा बालक है जिसका नाम है कृष्णराज, को गद्दी पर बिठा दिया और उससे सहायक संधि स्वीकार करवा ली। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, जिससे यह प्रभावी रूप से एक ब्रिटिश संक्षिप्त राज्य बन जाता है। बाद में फिर 1834 में विलियम बेंटिक ने कुशासन के आरोप में मैसूर को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। टीपू सुल्तान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो टीपू केवल योद्धा नहीं बल्कि एक प्रगतिशील सुधारक भी था। प्रमुख सुधार और कार्य देखते हैं। 1787 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। एक नया कैलेंडर यानी पंचांग और माप तौल की नई प्रणालियाँ लागू की। हिंदू देवी शारदा मंदिर जी के लिए दान दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और खुद को नागरिक टीपू कहा था। और ये चार्ट आप देख सकते हैं, चारों युद्धों का है जिसमें सभी की पॉइंट शामिल हैं। अब ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है सिख धर्म, सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य को समझने के लिए हमें एकदम शुरू से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा।
एक नए पंथ का उदय हुआ। ये 15वीं शताब्दी की बात है। भारत में जब समाज जाति और धार्मिक कर्मकांडों में बटा हुआ था, एक नई आध्यात्मिक चेतना का उदय हुआ। ये कहानी उस विरासत की है जिसे पहले 5 सिख गुरुओं ने अपने जीवन और उपदेश से गढ़ा है। शुरुआत करेंगे गुरु नानक जी के साथ। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक देव जी, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब कहते हैं। पिता थे मेहता कालू और माता थी तृष्णा देव। पूछा जाता है कि ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो ये मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। इन्होंने ही लंगर प्रथा शुरू की, जो सामाजिक समानता का एक प्रतीक है। 1539 में ये ज्योति ज्योत समाने से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी चुना, और यही भाई लहना आगे चल कर के सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद कहलाते हैं। तो दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया, लंगर प्रथा को स्थायी व्यवस्थित रूप दिया। लंगर प्रथा की शुरुआत तो गुरु नानक जी ने की थी, लेकिन स्थायी और व्यवस्थित रूप दिया था गुरु अंगद देव जी ने, और ये हुमायूं के समकालीन थे। तीसरे गुरु हैं श्री गुरु अमरदास जी। इन्होंने गोविंदवाल में 84 सीढ़ियों वाली बावली साहिब का निर्माण करवाया, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना। उन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। इन्होंने आनंद कारज यानी एक विवाह समारोह की सरल प्रथा शुरू की, और ये अकबर के समकालीन थे। तो 3 गुरु पहले बाबर के समकालीन थे, दूसरे हुमायूं के, तीसरे उनके बेटे अकबर के। फिर हम चौथे गुरु देखते हैं, जो है रामदास। और चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की। 500 बीघा भूमि बादशाह अकबर ने उपहार में दी थी। यहीं पर उन्होंने पवित्र सरोवर का निर्माण करवाया था, जो बाद में शहर की पहचान बनता है। तो जो अमृत का सरोवर निर्माण करवाया था, वही अमृतसर बनता है। उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाते हुए अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो इन्होंने क्या किया, जो गुरु का पद है उसको क्या किया, पैतृक बना दिया, और अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फिर 5वें गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने सिख धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ की रचना का कार्य किया। 1604 में यह पूरा हुआ कार्य। इन्होंने 4 गुरुओं के साथ मिलकर अन्य भारतीय जो संत थे उनकी वाणियों को संकलित किया, और अमृतसर में हर मंदिर साहिब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। और इन्हीं के समय मुगलों से टकराव शुरू हो जाते हैं। वे मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले गुरु बनते हैं। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के आरोप में उन्हें लाहौर में गर्म तवे पर बिठा करके बहुत ही भीषण यातनाएं दी थी। उनके इस बलिदान ने उन्हें शहीदों का सरताज उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद फिर एक नए युग का उदय हुआ। 5वें गुरु के बलिदान के बाद सिख समुदाय के लिए धर्म अस्तित्व की रक्षा एक चुनौती बन गई, जिससे आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ सांसारिक शक्ति अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे संत सिपाही परंपरा का जन्म होता है। छठे गुरु हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इन्हें सैनिक संत भी कहते हैं। इन्हें सैनिक संत कहा जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, और मीरी का अर्थ क्या है, सांसारिक, और पीरी का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक नामक 2 तलवारें धारण करते थे, मीरी और पीरी। इनके दरबार में संप्रभुता का प्रतीक नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू हुई। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। तो संदेश साफ था कि संत भी बनो और सिपाही भी बनो। फिर आते हैं 7वें गुरु जिनका नाम क्या है, गुरु हरराय जी। इन्होंने दारा सिकोह के बेटे को आशीर्वाद दिया था, और इसी वजह से औरंगजेब सिखों से नाराज हो गया। फिर 8वें गुरु हरकिशन जी सबसे कम उम्र के गुरु बनते हैं। ये 5 वर्ष की आयु में इन्होंने गद्दी संभाली, लेकिन चेचक की वजह से ज्योति ज्योत समा जाते हैं। इसके बाद फिर आते हैं 9वें गुरु, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। इनका स्वभाव तपस्वी था, जिसके कारण इन्हें त्यागमल कहा जाता है। जब औरंगजेब कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था, तब उन्होंने मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दिल्ली की चांदनी चौक पर उनका शीश कलम कर दिया गया। आज भी वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब।
इस शहादत के बाद सिख समुदाय को ऐसे लीडर की ज़रूरत पड़ी जो उन्हें संगठित कर सके, और वे थे 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिख समुदाय को संगठित किया। 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की। खालसा की पहचान क्या है? 5 ककार और एक नया नाम। 5 कौन से हैं? कचेरा और है कृपाण, कड़ा, कंघा और केस। इन्होंने ही पुरुषों के नाम के साथ सिंह लगाया, सिंह का अर्थ है शेर, और महिलाओं के नाम के साथ कौर जोड़ा, कौर का अर्थ है राजकुमारी। उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई मानव गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही हमेशा के लिए सिखों के गुरु होंगे। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद सैन्य नेतृत्व किसके हाथ में आया? तो गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे बंदा सिंह बहादुर। सिखों के पहले सैन्य नेता बने और उनका उद्देश्य पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करना था। इसके लिए उन्होंने लोहड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया और गुरु गोविंद जी के नाम के सिक्के भी चलाए थे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत का बदला भी लिया था। उन्होंने सरहिंद के जो मुगल थे फौजदार, उसमें वजीर खान का वध करके गुरु साहिब के छोटे साहिबजादों की शहादत का प्रतिशोध लिया। लेकिन 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह, इस समय है फर्रुखसियत, इनके आदेश पर बंदा सिंह बहादुर को बहुत ही बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद सिख समुदाय बिखर गया, लेकिन बाद में 1748 में कर्पूर सिंह की पहल में इन सभी टुकड़ियों को मिलाकर के दल खालसा बनाया गया और फिर इस दल खालसा को 12 दलों में विभाजित किया गया, जिन्हें मिसल कहा गया। और ये जो मिसल थे, इन्हीं में से एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल। 1780 में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे महासिंह। उनके घर में जन्मे रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब काबुल के शासक जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गईं, तो रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भेज दिया। इस कार्य से प्रसन्न होकर जमान सिंह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की औपचारिक अनुमति दे दी। इस समय अंग्रेज भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ चुके थे सामने। तो इसी समय एक संधि होती है 1809 में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। अंग्रेजों को नेपोलियन के आक्रमण का भय था, इसलिए उन्होंने रणजीत सिंह से मित्रता की और सतलुज नदी को दोनों साम्राज्यों के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया। यह संधि अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच होती है। फिर रणजीत सिंह ने सारा ध्यान अपना पश्चिम की ओर लगा दिया। 1809 में मुल्तान, पेशावर और लद्दाख सहित कई क्षेत्र जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तार किया। इसके बाद फिर महाराजा रणजीत सिंह को 1813 में शाह शुजा, अफगान शासक है शाह शुजा, उसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया। इससे उनके साम्राज्य की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लेकिन फिर 1839 में रणजीत सिंह का निधन हो जाता है। उन्होंने एक विखंडित क्षेत्र को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया था। इनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। उसके बाद कोई नेतृत्व काबिल शासक नहीं हुआ। इनके बाद दरबार में साजिशें होने लगी और अंत में क्या हुआ, तो उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह को राजा बना दिया जाता है। दिलीप सिंह 1843 में इस उथल पुथल के बीच में रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह को मात्र 5 वर्ष की आयु में महाराजा घोषित कर दिया गया और उनकी मां जिंदन उनकी संरक्षिका बनी और राज्य के मामले वो अपने हाथ में ले ली। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हार्डिंग थे। अंग्रेजों ने इसी का फ़ायदा उठाने की सोची और उन्होंने सिख साम्राज्य में कब्जा करने की नीयत से सतलुज नदी की सीमा पर अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया, जो कि अमृतसर की संधि का उल्लंघन था। सिख साम्राज्य को आंतरिक कमजोर देखते हुए अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर देखा। सिखों ने इसे उल्लंघन माना और सिखों ने क्या किया, नदी पार कर दी, जिससे पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 के बीच हुआ। अंग्रेजों के उकसाने पर जवाब में क्या हुआ, सिख सेना ने सतलुज नदी पार कर दी, जिससे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में 4 भयंकर लड़ाइयाँ हुई हैं, मुदकी, फिरोजपुर की और अलीवाल और सबराव की। अदम्य साहस के बावजूद भी इन सभी निर्णायक लड़ाइयों में सिख सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर 2 संधियां होती हैं। पहली संधि है लाहौर की संधि। 9 मार्च 1946 को संधि हुई, जिसकी शर्तें क्या थीं, दिलीप सिंह को महाराजा के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन वे रानी जिंदन की देखरेख में रहेंगे।
और सिख साम्राज्य पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना को चुकाने के लिए सिख साम्राज्य ने कश्मीर का बहुमूल्य क्षेत्र गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया और लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति हुई। दूसरी जो संधि है वो है भैरोवाल की संधि। रानी जिंदन का निष्कासन हो जाता है इसमें। जब सिखों ने संधि की कठोर शर्तों का विरोध किया तो दिसंबर 1846 में भैरोवाल की एक संधि हुई और इस संधि ने ब्रिटिश नियंत्रण को और मजबूत कर दिया। रानी जिंदन को संरक्षिका पद से हटा दिया गया, उन्हें पेंशन पर भेज दिया गया, जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। दूसरा, राज्य पर शासन करने के लिए 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई, जिसका पूरा नियंत्रण किसके हाथ था? ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में था। तो इस अपमान के बाद विद्रोह होना ही था और यही दूसरे आंग्ल सिख युद्ध का कारण बनता है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49 के बीच में। मुल्तान के गवर्नर थे मूलराज। अंग्रेजों ने उनसे कर मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर युद्ध हुआ। इस युद्ध में 3 लड़ाइयाँ होती हैं, रामनगर की, चिलैयावाला की और गुजरात नगर की। रामनगर में तो अंग्रेज जीत गए, लेकिन चिलैयावाला के युद्ध में सिखों की जीत हुई और फिर गुजरात नगर के युद्ध में फिर से अंग्रेजों की जीत हुई। और जो गुजरात नगर का युद्ध है इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब चिलैयावाला का युद्ध हुआ 1849 में, तो इसमें मैंने बताया ना कि इस युद्ध में सिख सेना अंग्रेजी सेना पर जीत हासिल करती है। लेकिन जो गुजरात नगर का युद्ध हुआ इसे तोपों का युद्ध कहते हैं। चिलैयावाला युद्ध की हार से बौखलाए अंग्रेजों ने पूरी ताकत से वापसी की और 1849 में गुजरात नगर की लड़ाई हुई, इसे तोपों का युद्ध कहते हैं। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश तोपखाने ने सिख सेना पर पूरी तरह से काबू पा लिया और इस विनाशकारी युद्ध के बाद सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद फिर 1849 में सिख साम्राज्य को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। पंजाब का विलय देखते हैं। एक साम्राज्य का अंत हो रहा है। सिख सेना के आत्मसमर्पण के साथ पंजाब की स्वतंत्रता का भाग्य तय हो गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने एक औपचारिक घोषणा द्वारा पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर उनकी मां के साथ इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए भेज दिया जाता है और कोहिनूर हीरा भी उनसे ले लिया जाता है और उसे महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ साम्राज्य एक इतिहास बन गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो सबसे पहले समझते हैं अंग्रेजों ने भारत में लगान वसूलना आखिर शुरू कब से किया। तो इसकी जो असल शुरुआत हुई 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, जब उन्हें बंगाल की दीवानी मिली। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में भू राजस्व वसूलने की प्रक्रिया शुरू की। यह केवल व्यापार का विस्तार नहीं था, बल्कि भूमि सीधे नियंत्रण के माध्यम से एक साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में यह पहला कदम था उनका। फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया। इस प्रणाली में 5 वर्ष के लिए लगान की दर तय की जाती थी, लेकिन यह व्यवस्था 1777 तक ही चली। इसके बाद फिर यह समाप्त हो गई। 1777 में फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त ले आए। इसमें हर साल लगान की दर नए सिरे से तय की जाती और यह प्रणाली 1789-90 तक चली। लेकिन लगातार बदलते राजस्व ने कंपनी के लिए एक स्थिर आय स्रोत और दीर्घकालिक योजना बनाना असंभव कर दिया। ये सब शुरुआती कोशिशें थी। अंग्रेज चाहते थे कोई स्थायी समाधान मिले जिससे उनकी आय निश्चित हो सके और यहीं से 3 प्रमुख व्यवस्थाओं की नींव पड़ती है: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, इसके जनक हैं कॉर्नवालिस। ये आई थी 1793 में। इसके बाद ये ब्रिटिश भारत की लगभग 19% पर लागू थी। मुख्य क्षेत्र इसमें कौन शामिल थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस वाला क्षेत्र शामिल था और उत्तरी कर्नाटक भी शामिल था। लगान वसूलने का जो तरीका था, तो इसमें राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी और जमीन का मालिक भी कौन था? जमींदार होता था। इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। फिर है रैयतवाड़ी। इसके जनक हैं थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। सबसे बड़े हिस्से पर लगभग 51% जमीन पर यह लागू थी। इसमें जो क्षेत्र शामिल थे, बम्बई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल जैसे बड़े इलाके शामिल थे। रैयत का मतलब क्या है? किसान। और लगान सीधे किसान से ली जाती थी, इसमें कोई बिचौलिया नहीं था। रैयत का अर्थ ही है किसान। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो लगान वसूला जाता था डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था
कोई भी बिचौलिया नहीं था और ज़मीन का मालिक भी किसान होता था। फिर है महालवाड़ी बंदोबस्त। इसके जनक हैं हॉल्ट मैकेंजी। ये 30% हिस्से पर लागू थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्र आते थे इसमें। यहाँ पूरे गांव पर, जिसे महाल कहते थे, गांव को क्या कहते थे, महाल, तो पूरे गांव पर टैक्स लगाया जाता था और लगान वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दे दी गई थी कि वह लगान वसूलेगा। ये थी महालवाड़ी बंदोबस्त। इसके बाद अगला चैप्टर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहला सवाल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कंपनी दिवालिया होने वाली थी, उन्हें ब्रिटिश सरकार से ही कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ गई। कंपनी को डूबने से बचाने के लिए और भारत में उनकी जो गतिविधियां थीं उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था। कंपनी कंगाल हुई क्यों? तो इसके कई कारण थे। 1769 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया। मैसूर के साथ युद्ध हुए। कंपनी के अधिकारियों के बीच फैला भ्रष्टाचार, जिसने कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया। तो इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? सबसे बड़ा बदलाव, सत्ता का केंद्रीकरण। बंगाल के गवर्नर का जो पद नाम है गवर्नर जनरल कर दिया गया इसी एक्ट से। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद दूसरा प्रावधान, मद्रास और जो बॉम्बे के गवर्नर हैं अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई और निर्णय बहुमत से लिया जाता था, जिससे गवर्नर जनरल की शक्ति को सीमित कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और साथ ही कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और भारतीय शासकों से या आम लोगों से उपहार या रिश्वत लेना पूरी तरह से रोक दिया गया। इसके बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया इसी एक्ट से। जैसे कि व्यापारिक मामले पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन रहे, लेकिन जो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, अब कंपनी का राजनीतिक कंट्रोल सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। इससे गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ा दी गईं। कैसे? तो जो कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे उन्हें 3 कर दिया गया और वीटो पावर मिल गई। परिषद के फैसले को रद्द भी कर सकता था गवर्नर जनरल, तो उसकी शक्तियां कुछ बढ़ा दी गईं। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया इसी एक्ट से और इसने कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्य का अधीनस्थ हिस्सा बना दिया। इसके बाद फिर आता है चार्टर एक्ट 1813 का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया इसी से। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर बात करें तो चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार उन्हें मिला रहा। शिक्षा का प्रारंभ हुआ, यानी कि भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा पर और ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के धर्म प्रचार प्रसार करने की आधिकारिक अनुमति मिल गई इसी एक्ट से। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 का। 20 साल बाद आया 1833 का एक्ट, जिसने कंपनी की पहचान को पूरी तरह से बदल दिया। व्यापार का युग समाप्त हो गया और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक साम्राज्य का उदय हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो चाय और चीन के साथ व्यापार में इनको सहूलियत दी गई थी उसे भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो पूरी तरीके से एकाधिकार इस एक्ट से 1833 के एक्ट से समाप्त किया गया। और कानूनों का संहिताकरण, विधि आयोग की स्थापना की गई। भारत के विभिन्न कानूनों को संहिताबद्ध करने और एक समान कानूनी ढांचा बनाने के लिए एक विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया गया। पूछा जाता है पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। इसके बाद फिर हम 1853 का एक्ट देखें तो इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग कर दिया। कानून बनाने के लिए परिषद में नए सदस्यों को जोड़ा गया जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। लघु संसद का निर्माण हुआ, ये हम कह सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से 18 कर दी गई। इस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 हैं जिन्हें 18 कर दिया गया, जिनमें 6 सदस्यों को ब्रिटिश ताज द्वारा मनोनीत किया जाना था। यह कंपनी के मामलों पर सीधे संसदीय शाही नियंत्रण बढ़ाने का एक कदम था। इसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर है
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के बारे में हम पढ़ते हैं। इस नीति के लिए लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। इसका जो वास्तुकार है लॉर्ड डलहौजी है। इसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। ये कोई कानून नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसने रातों रात राजाओं को उनकी गद्दी से बेदखल कर दिया। 1848 में जब डलहौजी भारत आया तो उसके इरादे थे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार, और ये हड़प नीति उसका सबसे कारगर औजार बना। हड़प नीति। अब इस नीति को समझने के लिए हमें इस मैप को समझना होगा कि कैसे अंग्रेजों ने इसे बांट रखा था। उस समय 3 रियासतें थीं। स्वतंत्र रियासतें जो अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त थीं, आश्रित रियासतें जिन्हें अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की गई थी, और अधीनस्थ जिन्हें अंग्रेजों ने स्थापित किया था, जो पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर थी। तो 3 प्रकार की रियासतें थीं, और इससे स्वतंत्र राज्य और रियासतें मुक्त थी। यानी जो 3 प्रकार की रियासतें हैं, इनमें जो स्वतंत्र रियासतें हैं ना, वो इस नीति से मुक्त थी, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। तो नियम क्या था ये? यदि किसी शासक का अपना पुत्र नहीं है तो वह गोद लेकर राजा नहीं बना सकता है, और ऐसे शासक की मृत्यु के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, और गोद लिए हुए पुत्र को केवल राजा की निजी संपत्ति का अधिकार मिलेगा, राज्य का अधिकार नहीं मिलेगा। अब जो आश्रित राज्य थे वहाँ गोद लेने के लिए अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ती थी। 3 रियासतें थीं। स्वतंत्र रियासतें तो इससे बाहर थीं। जो आश्रित रियासतें थीं उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी अंग्रेजों की, और ये अंग्रेजों पर डिपेंड करता था कि अनुमति देंगे या नहीं देंगे। ठीक है। और जो अधीनस्थ रियासतें, उनके पास ये विकल्प भी नहीं था। अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो रियासत गई, कोई अपील नहीं। और कौन कौन सी रियासतें इसका शिकार हुई, इसकी लिस्ट लंबी है। इसका पूरा क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी शुरुआत होती है 1848 में सतारा से। 1848 में राजा अप्पर साहब की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। फिर अगले ही वर्ष 1849 में 2 राज्यों को एक साथ मिलाते हैं। 2 राज्यों को मिलाया जाता है, जैतपुर और संबलपुर को। फिर 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर। ये उदयपुर जो है मध्य प्रदेश वाला है, ना कि राजस्थान वाला। और इन सब में झांसी की कहानी ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इसमें संघर्ष है। हुआ क्या था? तो 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए शासन करने का दावा किया। लॉर्ड डलहौजी ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया और झांसी को हड़प लिया। फिर 1854 में नागपुर का विलय हुआ और उसकी संपत्ति 1854 में जो राजा राघोजी थे, राजा राघोजी भोसले की मृत्यु के बाद उनकी रानी को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई और राज्य हड़प लिया। रानी के जेवर नीलाम कर दिए गए। तो अब क्या हर बार डलहौजी की मनमानी चली? तो नहीं। एक मामला करौली का ऐसा भी है 1855 में, करौली को। तो 1855 में डलहौजी ने इसे भी हड़प लिया, लेकिन लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस विलय को रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? कहा था कि करौली एक संरक्षित मित्र राज्य है और उस पर यह नीति लागू नहीं होती है। फिर आखिर में अवध का नाम आता है, अवध का विलय। अवध का विलय एक अलग ही बहाने से हुआ। 1856 में अवध पर हड़प नीति लागू नहीं हो सकती थी क्योंकि नवाब वाजिद अली के कई पुत्र थे। इसलिए 1856 में कुशासन के आरोप के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह विलय सबसे विवादास्पद था। प्रभाव क्या पड़ा? तो इस नीति ने भारतीय शासकों में बढ़ता असंतोष और डर पैदा किया। उन्हें लगा कि उनके राज्य खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है। ब्रिटिश किसी भी कारण से उनका साम्राज्य छीन सकते हैं और यही डर आगे चल कर के सबसे बड़ी क्रांति का कारण बनेगा। 1857 की क्रांति का कारण बनेगा यही। झांसी की रानी, नाना साहब, ये सब इस नीति से सीधे तौर पर भिड़े थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया, तब उन्हें समझ में आया कि भारतीय शासकों को नाराज करके शासन नहीं कर सकते। तब फिर 1859 में आधिकारिक तौर पर हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था। तो ये रही हड़प नीति। इसके बाद फिर अगला चैप्टर है हमारा 1857 की क्रांति, भारत की महान गाथा। विद्रोह के समय पूछा जाता है इंग्लैंड की महारानी कौन थी, ब्रिटिश पीएम कौन थे। महारानी थी विक्टोरिया, ब्रिटिश पीएम थे पामस्टॉन।
गवर्नर जनरल भारत में थे कैनिंग। इस विद्रोह की जो पूरी योजना है तैयार कहाँ की गई, तो कानपुर के पास बिठूर में तैयार की गई और इसमें मुख्य रूप से नाना साहब और उनके जो सलाहकार थे अजीमुल्ला खान शामिल थे। इस विद्रोह का जो प्रतीक था कमल और रोटी था। अब ये विद्रोह क्या था, क्यों इतिहासकारों में मतभेद है, तो ब्रिटिश इतिहासकार तो बस इसे सैनिक विद्रोह या मुस्लिम षड्यंत्र कहकर छोटा कर देते हैं और भारतीय इतिहासकार जैसे वीडी सावरकर हैं इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो क्या हम इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन मान लें, तो नहीं, पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन ये नहीं था, क्योंकि सभी लोग राष्ट्रीय भावना से इसमें नहीं जुड़े थे। जो भी लोग जुड़े उनका अपना अपना कारण था, लेकिन इसे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण हम लोग जरूर मान सकते हैं। अब हम देखते हैं इस क्रांति के कारण क्या थे। तो इसके कई कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण, मुगल सम्राट का अपमान किया गया, बहादुर शाह जफर के अधिकार समाप्त कर दिए गए और 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अवध हड़प लिया और नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। आर्थिक कारण की बात करें अगर, तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, भारी टैक्स लगाना बार बार और अकाल पड़े भारतीय उद्योगों के विनाश ने आम जनता को कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया था, लेकिन टैक्स लगाना बंद नहीं हो रहा था। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो अंग्रेज भारतीयों को नस्लीय अपमान करते थे, खुद को श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज भारतीयों को काले कहकर अपमानित करते थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन और सती प्रथा जैसे सुधारों को भारतीय समाज में सीधा हस्तक्षेप माना गया। सैन्य कारण, तो सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के बीच वेतन और पदोन्नति में गहरा भेदभाव था। 1854 में सैनिकों के लिए निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई, जिससे असंतोष और बढ़ गया। अब आता है तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस। सेना में पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह सेना में नई एनफील्ड राइफल आई और समस्या राइफल में नहीं उसके कारतूस में थी। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है जिसे मुंह से काटना पड़ता था। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के धर्म पर सीधा प्रहार था। इन कारतूसों का पहला विरोध बंगाल के दमदम में हुआ। फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और 2 अंग्रेज अधिकारी, एक का नाम है ह्यूसन, दूसरा है लेफ्टिनेंट बाग, इनकी हत्या कर दी। तो 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई, जिससे वह विद्रोह के पहले शहीद बन गए और इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, जेल तोड़े, जेल के ताले तोड़ करके अपने जो साथी थे उनको रिहा करवाया और दिल्ली को कूच किया। विद्रोही दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था पूछा जाता है, तो बहादुर शाह ने किया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व बख्त खान ने किया था। दमन करता थे दिल्ली से निकलसन और हटसन। लेकिन दिल्ली पर पुनः कब्जे के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य का इसी के साथ अंत हो जाता है। अब किसने कहाँ से नेतृत्व किया, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया, दमन करता थे यहाँ से कैंपबेल। कानपुर से नाना साहब ने किया था, सैन्य कमान संभाली थी और सहायता की थी तात्या टोपे ने। सैन्य कमान नाना साहब ने, तात्या टोपे का पूरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग। दमन करता यहाँ से थे कैंपबेल। इसके बाद झांसी नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने, और यहाँ से जो दमन करता था ह्यूरोज था। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये उनकी वीरता का सबसे बड़ा सम्मान था, वो भी दुश्मन के मुंह से। फिर फैज़ाबाद, यहाँ से मौलवी अहमदुल्लाह थे और इन्होंने जिहाद का नारा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ और अंग्रेज़ों ने इन पर 50,000 का इनाम भी रखा था। ये अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन थे। फिर बरेली, यहाँ से खान बहादुर खान थे, दमन करता था कैंपबेल। अब बात करते हैं कि यह विद्रोह असफल क्यों रहा। तो विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जैसे कि इसका सीमित स्वरूप। विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। नेतृत्व का अभाव, कोई एक केंद्रीय नेता नहीं था, अधिकांश अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहे थे। गद्दारी भी की थी कुछ ने, जैसे सिंधिया, होलकर, निज़ाम जैसे कई देसी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा भी था इसीलिए कि इन्होंने तूफान के आगे बांध बांधने का काम किया।
अब पुराने हथियार और नई तकनीक की ये लड़ाई थी। संसाधनों की कमी थी भारतीयों में। विद्रोहियों के पास जो पुराने पारंपरिक हथियार थे, इसके विपरीत अंग्रेजों के पास देखें तो आधुनिक बंदूकें थीं, एक संगठित सेना थी, संचार के लिए रेलवे, टेलीग्राफ जैसी बेहतर सुविधाएं थीं। इस तकनीक ने विद्रोह को चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम क्या निकला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अब हमारा अगला चैप्टर है जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। अंग्रेजों के आने से पहले जनजातीय समुदाय जंगलों में प्राकृतिक संसाधनों के साथ शांति से रहते थे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति की जरूरत के लिए बहुत शोषणकारी नीतियों को अपनाया। इसका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ा। तो विद्रोह के कारण क्या थे? वनों पर कब्जा करने लगे, कानूनी बदलाव किया, आर्थिक रूप से शोषण किया और दिकू का आतंक, धार्मिक रूप से हस्तक्षेप किया। तो ये सब कारण थे विद्रोह के। शुरू करते हैं इसकी हम लोग सन्यासी विद्रोह के साथ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ। क्षेत्र था बंगाल, बिहार। नेतृत्व किया था शंकराचार्य के जो अनुयायी थे उन्होंने। कारण था अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्रा पर कर और प्रतिबंध से सन्यासी भड़क गए। और इस विद्रोह का जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से मिलता है। इसे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा क्रूरता से दबा दिया गया। दूसरा है पहाड़िया विद्रोह 1779। इसे आदि विद्रोह भी कहते हैं। तिलका माझी ने इसमें नेतृत्व किया था। तिलका माझी को भारत का आदि विद्रोही कहा जाता है, मतलब पहला विद्रोही। उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के पहाड़िया समुदाय में किया था यह विद्रोह। उन्होंने तीर से अंग्रेज कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या कर दी और 1785 में उन्हें पकड़ करके एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। फिर अगला विद्रोह है चुआर विद्रोह 1769 से 1805 के बीच में हुआ। इसमें एक फेमस नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। चुआर थे कौन? तो जो अंग्रेज अधिकारी थे, जंगल महाल के भूमि के लोगों को चुआर कहते थे, यानी नीची नज़र से देखते थे, हेय दृष्टि से। बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में यह विद्रोह तब भड़का जब अंग्रेजों ने स्थानीय सिपाही, जिन्हें पाइक कहा जाता था, उनको हटा करके बाहरी पुलिस को भर्ती किया, नियुक्त किया और जमीनों पर कब्जा कर लिया। इसका नेतृत्व कर रहे थे दुर्जन सिंह और रानी शिरोमणि। इनका नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। फिर एक पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 तक चला। पागलपंथी एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था। बंगाल में करम शाह, उनके पुत्र टीपू के नेतृत्व में यह विद्रोह जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था। भील विद्रोह की बात करें 1818 में हुआ। पश्चिमी घाट में भील समुदाय ने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई नई सामंती व्यवस्था का विरोध किया। इसके बाद फिर है फराजी विद्रोह 1820 से 1858 तक हुआ। ये शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। बंगाल में दादू मियाँ शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। इन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक शक्तिशाली नेतृत्व किया, जिसने किसानों के अधिकार की वकालत की। दादू मीर ने कहा, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। तो ये समस्त भूमि का मालिक खुदा है, ये नारा है फराजी विद्रोह का। फिर है खासी विद्रोह 1830 से 33 असम मेघालय के क्षेत्र में हुआ। जब अंग्रेजों ने जबरन सड़क बनाने की कोशिश की तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी समुदाय ने विद्रोह कर दिया। फिर है कोल विद्रोह 1831 और 32 के बीच हुआ। छोटा नागपुर की जाति। कारण क्या था? अंग्रेजों ने साहूकारों, जमींदारों को उस क्षेत्र में बसा दिया और उनकी भूमि छीन ली और महाजनों द्वारा किए जा रहे लगातार शोषण के खिलाफ एक शक्तिशाली और संगठित विद्रोह था ये, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बुद्धू भगत। फिर कूका विद्रोह 1840 से 1872 के बीच हुआ। पंजाब में भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका के नेतृत्व में यह आंदोलन धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह में बदल जाता है। फिर है खोंड विद्रोह 1837 से 56 के बीच हुआ। उड़ीसा में चक्र बिसोई ने मारिया प्रथा क्या थी? तो नरबली प्रथा थी। इस पर रोक लगा दी थी ब्रिटिश सरकार ने। इसका कारण था नए करों के खिलाफ। दूसरा कारण भी था इसका, नए करों के खिलाफ भी यह आंदोलन हुआ था, लेकिन जो इसका मेन कारण था वो था मारिया प्रथा पर रोक लगाना। नेतृत्व चक्र बिसोई ने। संथाल विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में, यहाँ जमींदारों,
पुलिस और विशेष रूप से साहूकारों का शोषण जो था चरम पर था। साहूकार गरीब संथालों से 50% से लेकर 500% तक का ब्याज लेते थे और इसका नेतृत्व किया था जो संथाल विद्रोह का 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। फिर बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। 1895 से 1901 तक झारखंड में ये चला था। प्रमुख नेता थे इसके बिरसा मुंडा। यहाँ सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों ने इस पर कब्जा कर लिया तो विद्रोह शुरू हुआ। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह 1900 से शुरू हुआ। 1901 में इसे अंग्रेजों ने बेरहमी से दबा दिया और बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची की जेल में डाल दिया, जहां कुछ समय बाद हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना था कि उन्हें जहर दिया गया था। फिर एक किसान आंदोलन अब हम देखते हैं। ये तो रहे जनजातीय आंदोलन। अब हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन के क्या कारण थे? जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक लगान, अवैध कर और बेकार ब्रिटिश नीतियों से भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया, जिससे खेती पर निर्भरता बढ़ी। सरकार और साहूकारों के गठजोड़ द्वारा किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही थी, तो ये विद्रोह हुआ। सबसे पहला है नील विद्रोह, 1859 में होता है। ये बंगाल के किसानों ने किया था। क्षेत्र बंगाल नदिया जिला। कारण अंग्रेज बगान मालिक किसानों को चावल जैसी खाद्य फसलों की जगह नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। यह खेती हानिकारक थी, जमीन को बंजर बना देती थी। इस विद्रोह का समर्थन किया था हिंदू पैट्रियाट अखबार और दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में इसका उल्लेख मिलता है। किसानों की दुर्दशा को पूरे देश के सामने उजागर किया गया इसमें, जिससे आंदोलन को बल मिला। नेतृत्व था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के हाथों में। परिणाम क्या निकला? सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को नील आयोग बनाना पड़ा और किसी भी किसान को नील की खेती के लिए मजबूर करना अपराध था। इसके बाद फिर है पावना विद्रोह, 1873-76 में हुआ। ये जो क्षेत्र है पूर्वी बंगाल यूसुफ शाही परगना में हुआ। कारण था जमींदारों द्वारा मनमाने ढंग से लगान बढ़ाना और काश्तकारों को उनकी जमीन के मालिकाना हक से वंचित करने की कोशिश। इसका नेतृत्व किया था ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभू पाल ने किया था। परिणाम निकलता है कि सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिससे किसानों को काफी राहत मिली। तेभागा आंदोलन ये 1940-47 में हुआ। यह आंदोलन बटाईदारों का था। उनकी मांग थी कि फसल का उत्पादन आधा आधा बांटने की बजाय 2/3 हिस्सा यानी तेभागा जिसे कहते थे किसानों को मिले और केवल 1/3 हिस्सा जमींदार को दिया जाए। इसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता कंपन सिंह और भवन सिंह कर रहे थे। फिर है दक्कन विद्रोह, 1875 में हुआ था। क्षेत्र महाराष्ट्र पुणे साइड। कारण था रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगाया गया भारी भू राजस्व और साहूकारों द्वारा क्रूर शोषण, जो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। किसानों ने हिंसा की जगह साहूकारों के सामाजिक बहिष्कार का रास्ता अपनाया, जैसे कि नाई, धोबी, मोची। इन्होंने अन्य सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर दिया। साहूकारों को अपनी सेवाएं देना ही बंद कर दिया। परिणाम क्या निकला? सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया। फिर है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में होता है बिहार के चंपारण क्षेत्र में। 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन पर 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी 20 कट्ठे अगर खेती है तो उस पर 3 कट्ठे पर नील की खेती आवश्यक था करना। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। उनका सत्याग्रह सफल रहा और यह भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह बना, जिसके तहत 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। फिर है खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में हुआ। यहाँ फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार भू राजस्व माफ करने के लिए तैयार नहीं। नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी जी ने समर्थन किया था। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। फिर है बारडोली सत्याग्रह, 1928 में गुजरात के बारडोली में सरकार ने भू राजस्व यानी लगान में 30% की वृद्धि कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अन्यायपूर्ण वृद्धि के खिलाफ एक सफल कर न अदायगी अभियान का आयोजन किया और इस आंदोलन की शानदार सफलता पर बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। सरकार को लगान वृद्धि 6% करनी पड़ी। फिर मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। केरल के मालाबार तट पर मुस्लिम किसानों यानी मोपला कहते थे उन्हें का हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा भारी शोषण किया जा रहा था।
अली मुस्लियार के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ। यह आंदोलन शुरू में खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था, लेकिन बाद में इसने एक सांप्रदायिक रूप ले लिया, तो इसे असहयोग से अलग कर दिया गया। फिर है एका आंदोलन। ये अवध क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। अत्यधिक लगान और शोषण के विरुद्ध हुआ था। 1922 तक धीरे धीरे यह फिर समाप्त हो जाता है। अब हमारा जो अगला चैप्टर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। 19वीं सदी में भारतीय इतिहास की ये महत्वपूर्ण घटना है जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। तो इस पुनर्जागरण के क्या कारण थे? कई कारण थे। पहला तो ये था 18वीं सदी का भारतीय समाज गहरी सामाजिक धार्मिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। अंधविश्वास, कठोर जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, कन्यावध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं जो समाज की प्रगति में बाधा बन रही थीं। दूसरा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1813 के अधिनियम के बाद ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार ने भारतीय समाज में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारों के प्रसार ने तर्कवाद और आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया, जिससे एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन्हीं सब कारणों के चलते राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान सुधारक सामने आते हैं। बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था, इसीलिए उन्हें कई नामों से जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत के महान नेता कहा जाता है राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था और इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान के रूप में काम किया। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता आ गए। इनका जो पहला ग्रंथ था फारसी भाषा में था। फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था जिसका नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन। इसका अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार। नाम की एक पुस्तक लिखते हैं और इस पुस्तक में था क्या, तो इसमें उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। 1825 में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इनका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना, मूर्ति पूजा का खंडन और एक ईश्वर की पूजा का समर्थन करना था। और इन्हीं के प्रयासों का नतीजा था सती प्रथा का अंत। 1829 में सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इन्होंने 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। इसमें राजा राम मोहन के प्रयासों से उनकी 3 प्रमुख पत्रिकाएं निकाली गईं अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। इन्होंने क्या किया कि 3 पत्रिकाएं निकाली अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ब्रह्मवादी पत्रिका, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार जो था फारसी में था, साप्ताहिक था। इसके बाद ये इंग्लैंड भी जाते हैं। 1830 में मुगल बादशाह अकबर II ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। अब बात करें अगर ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना इन्होंने 1828 में की थी, तो ब्रह्म सभा नाम से की थी। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने सामाजिक धार्मिक सुधार की नींव रखी। प्रारंभ में वह उन विचारकों के लिए एकीकृत शक्ति थी जो भारतीय समाज को आधुनिक बनाना चाहते थे। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। आगे चल करके 1866 में ब्रह्म समाज 2 टुकड़ों में बंट जाता है। 2 विचारों में बंट गया कहें या 2 टुकड़ों में बंट गया मतभेद की वजह से। एक तो हुआ आदि ब्रह्म समाज, दूसरा हुआ भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे, यह आंदोलन मूल भावना का संरक्षक माना जाता था। वहीं दूसरा जो था भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया और इस समूह ने अधिक कट्टरपंथी सामाजिक सुधारों जैसे अंतरजातीय विवाह इन सब की वकालत की। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका जो मूल नाम था ईश्वर चंद्र था, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। इनको संस्कृत और दर्शन में असाधारण विद्वता के लिए विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। विद्यासागर का अर्थ है ज्ञान का सागर, इनकी उपाधि है। सिर्फ 21 साल की उम्र में फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख बन गए। इनका सबसे बड़ा काम था विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाना। महिलाओं की दयनीय स्थिति, विशेषकर विधवाओं की
पीड़ा से दुखी थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया, जिसमें प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर के यह साबित किया कि यह प्रथा शास्त्र सम्मत है। इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। इन्होंने खुद भी कई विधवाओं का विवाह करवाया था और इसके अलावा लगभग 35 महिला विद्यालयों की स्थापना की। इनका निधन 29 जुलाई 1891 में इनका निधन हो जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं आर्य समाज और दयानंद सरस्वती को। जन्म हुआ था इनका 1824 गुजरात में। बचपन का नाम था मूलशंकर। इनका जो दयानंद सरस्वती नाम है, इनके गुरु पूर्णानंद ने दिया था। 2 गुरु थे। पूर्णानंद ने इन्हें यह नाम दिया था और गुरु विरजानंद ने उन्हें वेदों के सच्चे ज्ञान की ओर लौटने और हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने की प्रेरणा दी। 1863 में उन्होंने आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराया, हिंदू समाज में कुरीतियां दूर करने का प्रयास किया। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई में। मुख्य उद्देश्य था वेदों पर आधारित सत्य धर्म को पुनर्स्थापित करना। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी की सबसे प्रमुख रचना है सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी में लिखा गया यह ग्रंथ आर्य समाज के सिद्धांतों और वैदिक दर्शन का मूल स्रोत है। इसी वैचारिक क्रांति के कारण उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। अब आर्य समाज के द्वारा कुछ सुधार कार्य भी किए गए। सबसे पहले आता है शुद्धि आंदोलन, यानी घर वापसी। जो हिंदू किसी कारणवश अन्य धर्मों में चले गए थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में सम्मान पूर्वक लाने के लिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। यह सामाजिक समानता और एकीकरण का एक बड़ा कदम था। इसके अलावा गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षा समिति बनाई। भारतीय कृषि में गायों के महत्व और जीव मात्र के प्रति करुणा के सिद्धांत को समझते हुए आर्य समाज ने उनकी रक्षा के लिए गौ रक्षा समिति का गठन किया। इसके अलावा आर्य समाज पहला संगठन था जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने की वकालत की थी। आर्य समाज ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की वकालत की थी। इनकी मृत्यु के पश्चात भी यह कार्य रुके नहीं। 1886 में लाला हंसराज ने डीएवी स्कूल की शुरुआत की। डीएवी का अर्थ दयानंद एंग्लो वैदिक। इनमें भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा दी जाती थी। वहीं एक धारा और थी जो इनसे अलग सोचती थी, भारतीय शिक्षा पर बल देती थी। 1902 में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। यहाँ प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार पूर्णतः वैदिक शिक्षा और जीवन पद्धति पर बल दिया जाता था। इसके बाद अब हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और भारतीयों की स्थिति में सुधार लाना था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 को हुआ था। यह दिन आज भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन का नाम था इनके नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त से विवेकानंद कैसे हुआ, तो नरेंद्र ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा ली और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के सुझाव पर उन्होंने दुनिया के लिए अपना नाम विवेकानंद किया। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, और वहां उनके भाषण के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उन्हें तूफानी हिंदू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहकर के सम्मानित किया। 1899 में पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना की, जो बाद में उनका स्थायी निवास बन जाता है। इसके बाद एक प्रस्ताव है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मालावारी प्रस्ताव क्या था। तो 1891 में समाज सुधारक बहराम जी मालावारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ। इस कानून के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। इस प्रस्ताव का विरोध बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। बाल गंगाधर तिलक जी जैसे कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि यह भारतीय सामाजिक मामलों में एक अनावश्यक ब्रिटिश हस्तक्षेप है। इसके बाद फिर आता है शारदा एक्ट। सुधार की यह यात्रा 20वीं सदी में भी जारी रही। 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष तय की गई। तो ये शारदा एक्ट से हुआ। इसके बाद थोड़ा सा अब हम लोग
मुस्लिम सुधार जो आंदोलन थे उनके बारे में भी देख लेते हैं एक नज़र। पहले है सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 को दिल्ली में हुआ था। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक न्यायिक पद पर काम कर रहे थे। इस विद्रोह के बाद उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय में कोई सुधार लाना है तो उनके राज में रहकर मुमकिन है, उनसे विद्रोह करके मुमकिन नहीं है, उनसे लड़कर नहीं। इसलिए मुस्लिम समाज को पश्चिमी शिक्षा अपनाना ही पड़ेगा। उन्होंने एक के बाद एक कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने 1857 में एक पुस्तक लिखते हैं अस्वाब ए बगावती हिंद, जिसका हिंदी में अर्थ है भारतीय विद्रोह का कारण। एक मौलिक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो खाई थी उसको भरने का प्रयास किया, विद्रोह के मूल कारणों का विश्लेषण किया। इन्होंने कई संस्थाएं भी बनाई। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी में लिखे गए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साहित्यिक कार्यों का उर्दू में अनुवाद करना था। फिर 1870 में पत्रिका की शुरू की इन्होंने, एक तहजीब उल अखलाक। इसका अर्थ क्या है? सभ्यता और नैतिकता। इस पत्रिका के जरिए समाज में फैली कुरीतियों पर इन्होंने हमला किया और इन सब कोशिशों का सबसे बड़ा नतीजा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान के सपनों का केंद्र 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि यह मुख्य रूप से हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके विरोध में उन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों के प्रति वफादारी को बढ़ाना और मुस्लिम हितों की रक्षा करना। उनकी सेवाओं और समुदाय के लिए उनके नेतृत्व की मान्यता में सर सैयद को नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया अंग्रेजों ने। इसका कथन था कि हिंदू और मुसलमान भारत की खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं। पूछा जाता है किसका कथन था, तो सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था। 1898 में अलीगढ़ में ही उनका निधन हो जाता है। इसी दौर में एक और आंदोलन उभरा जिसका नाम था अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की। उन्होंने 1889 में पंजाब के गुरदासपुर जिले से कादिया नामक स्थान से शुरू की। यह आंदोलन भी पश्चिमी शिक्षा का विरोधी नहीं था। उन्होंने अपने विचार बहरीन अहमदिया नामक पुस्तक में लिखे। इसमें उन्होंने खुद को पैगंबर बताया और भगवान कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया। 1904 में उन्होंने खुद को क्या बोला कि हम भगवान कृष्ण के अवतार हैं, हम पैगंबर हैं। तो ये हुआ अहमदिया आंदोलन। इसके बाद है एक और आंदोलन है देवबंद आंदोलन। जहां अलीगढ़ आंदोलन पश्चिम की ओर देखो कह रहा था, वहीं देवबंद आंदोलन अपनी जड़ों की ओर लौटो का नारा दे रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम नानौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने सहारनपुर के देवबंद स्कूल की एक स्थापना की। इसकी खास बात क्या थी? तो यहाँ अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा पर पूरी तरह पाबंदी थी। उनका मानना था पश्चिमी शिक्षा उनको मुसलमानों से दूर कर रही है। इनके दो उद्देश्य थे, मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, विदेशी शासकों यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखना। और इस आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन की तरह कांग्रेस का विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ कांग्रेस का इन्होंने समर्थन किया था। तो ये हो गया आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 1, जिसे हम लोगों ने वन शॉट में फटाफट रिवीजन के तौर पर कंप्लीट किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब 1885 से कांग्रेस की स्थापना से लेकर के जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है 1947 तक की बीच की घटनाओं को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर कर देते तो आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, वीडियो लॉन्ग हो जाता, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक वीडियो को बनाने में कई दिन की मेहनत लगती है, तो आप लोग लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।